है, सरकारों पे मैं नहीं जाऊंगा, कोई सी भी सरकारें हो, लेकिन कैरियर अपना ही बर्बाद होता है। तो जिंदगी में यही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि शॉर्टकट जिंदगी का कोई तरीका नहीं है। मेहनत करे, संघर्ष करे, और ये नौकरी लगने के जो शॉर्टकट तरीके हैं, तरीकों की बात करने वालों से भी दूर रहे, क्योंकि जो तरीकों की बात करते हैं वो भी कई मुलजिम पड़े हैं जेलों में, उनकी भी जमानतें नहीं हो रही है। धन्यवाद भाई साहब। और अब हमारे बीच राजस्थान के चाणक्य, जयपुर में, जिन्होंने जयपुर में नहीं अपितु पूरे राजस्थान में कोने कोने में परचम लहरा रखा है, ऐसे डॉक्टर आदरणीय मुकेश जी पंचोली सर हमारे बीच पधार चुके हैं, जिनका नाम राजस्थान का एक ऐसा कोना नहीं जहां डॉक्टर मुकेश पंचोली जी का नाम ना जानता हो। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो मैं आदरणीय सर का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हरि सिंह जी मीणा को कि वो आए और हमारे सर डॉक्टर मुकेश जी पंचोली को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाकर, और आप इनका अभिवादन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं अमित सर को कि वो भी आए, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर धर्मराज जी मीणा को कि वो आए और इनको माला पहनाकर और इनको सम्मानित करें। आदरणीय गणेश जी सर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पथिक लोक सेवा संगठन से पधारे मुकेश जी मीणा को कि वो आए और इनको माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब भूगोल के अध्यापक आदरणीय प्रदीप जी सर, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं AK मलिक जी को कि वो आए और माला पहनाकर मोमेंटो देकर और इनका सम्मान करें। अब कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए, आप जैसा कि आप सभी को विदित होगा, शायद ही आप जो भी सामने बैठे हैं इनमें से एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो हमारे डॉक्टर आदरणीय मुकेश जी पंचोली सर को नहीं जानता होगा। इन्होंने राजस्थान में शिक्षा की एक शानदार अलख जगाई है, और जो भी बड़ी कोचिंग संस्थान जो लाखों लाखों पैसा बच्चों से वसूलते थे, उस पैसे की फीस को इन्होंने 100 रुपए करके और हर छात्र तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया है। तो मैं पूरे सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन की ओर से सर का बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूं, और सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय डॉक्टर मुकेश पंचोली सर। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा कि हमने जो एजुकेशन के अंदर जो एक क्रांति ला रखी है, उस सब क्रांति के पीछे आप विद्यार्थियों का ही योगदान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अभी हम जयपुर के अंदर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो मात्र 99 रुपए में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, जिसमें रेगुलर 8 से 10 घंटे क्लासेस रहती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो। सभी एग्जाम्स की फीस हम लोग मात्र 99 रुपए रखते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सभी कोचिंग्स वाले ये इस तरह की फीस रखे या 99 रुपए में पढ़ाए, लेकिन हम ये जरूर दुआ करते हैं कि कोई भी कोचिंग्स वाला जो बच्चों से 1,10,000 मतलब 10,000 रुपये हो गया, 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, इस तरह की जो फीस लेते हैं, ये फीस कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन का जो बिजनेस है वो बिजनेस कहीं ना कहीं रुकना चाहिए।
आपने देखा होगा कि आजकल एजुकेशन और मेडिकल को पूरी तरह से बिजनेस बना के रख दिया लोगों ने, और 1-1 लाख रुपए फीस ली जा रही है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप में से भी आज बहुत से बच्चे यहाँ पे सम्मानित होने जा रहे हैं, और वो सारे बच्चे आई होप, मैं मानता हूँ कि 100 रुपए 200 रुपए या सेल्फ स्टडी के साथ पढ़कर पास हो रहे होंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा देना चाहूंगा, मैंने अपने लाइफ में केवल पढ़ाई के अलावा कुछ कर नहीं पाया, केवल पढ़ाई की होगी। और अगर माता रानी की दुआ से मानूं तो आज मैं भाई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इसके साथ मैंने कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, यानी कि लगभग 8-10 डिग्रियां मेरे पास है जो मैं पढ़ चुका हूँ। यानी सर्वाधिक डिग्रियां अगर मानो तो मैंने इतनी पढ़ाई की होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों न अपनी इस पढ़ाई को व्यर्थ जाने दूं, और अपन कहते हैं इस पढ़ाई को मैं बच्चों के हित में काम करूं और बच्चों के लिए एक मेहनत करूं। मैंने अपने जीवन में लगभग, आपने देखा होगा कि बहुत से टीचर्स के साथ, आपने देखा कि जैसे मान लो कोई सर होगा कि ये ज्योग्राफी के टीचर है, ये पॉलिटी के टीचर है, ये हिंदी के टीचर होंगे। मेरे साथ मेरे किसी सब्जेक्ट का नाम आज तक नहीं जुड़ा, क्योंकि मैंने अभी तक अपने इतिहास में लगभग 24 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा है, 24 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए बच्चों को। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर राजस्थान में वैकेंसी थी संगणक को लेकर, उसमें भी हमने सभी बच्चों को पढ़ाया, यानी 583 पद थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब रिजल्ट आएगा तो 583 के 583 बच्चे हमारे ही पास होंगे, मतलब एक बच्चा भी किसी दूसरी कोचिंग का पास नहीं होगा। और वही कोर्स हमने मात्र 99 रुपए में कराया था, वही कोर्स पूरा 99 का था, और वो भी ऑफलाइन बैच के माध्यम से। मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि अगर अपन बच्चों को 1000 रुपए में या 2000 रुपए में या 100 रुपए में अगर पढ़ा सकते हैं, तो उसी के लिए 1 लाख रुपए लेने की कहाँ जरूरत होती है। और 1 लाख रुपए अगर लेते हैं तो ऐसी वो कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं कि अपन जो हम लोग नहीं करा पाते। रिजल्ट के मामले में आज भगवान की दुआ से हम नंबर 1 संस्थान है, क्योंकि अभी रीट का एग्जाम पास हुआ था। हो सकता है आप में से भी बहुत से बच्चों ने रीट का एग्जाम दिया होगा अगर लेवल 1 का। तो मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि लगभग 16,500 पदों में से हमारे पास 11,300 से भी ज्यादा बच्चों के रिजल्ट है, यानी 11,300 बच्चों को हमने पास कराया था। और उस समय हमारी फीस थी मात्र 51 रुपए, 99 से घटाकर हमने 51 रुपए कर दी थी। तो 51 रुपए में जब हम 3rd ग्रेड टीचर बना सकते हैं, 350 रुपए में RS की तैयारी करा सकते हैं। 2018 की वैकेंसी में हमारी छोटी सिस्टर 5वीं रैंक के साथ SDM बनती है, उसके साथ 168वीं रैंक के साथ छोटा भाई मोहित पंचोली तहसीलदार बनता है। तो अगर अपन कम से कम फीस में पढ़ा सकते हैं तो उसके लिए अधिक फीस लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के लिए क्या चीजें जरूरत होती है। जैसे मैं कई बार लाइव क्लासेस के माध्यम से भी बोलता हूं, पढ़ाई के लिए सबसे पहली जरूरत होती है विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी जरूरत होती है। जैसे कि आप इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं विश्वास इस लाइब्रेरी के प्रति है कि अगर यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ की अगर अनुशासन के साथ पढ़ेंगे, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ेंगे तो हम यहाँ से सफल होंगे, ये आपका विश्वास है। और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हो और आप सफलता प्राप्त करते हो। दूसरी बड़ी बात होती है आपकी रेगुलरिटी, नियमितता होना सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत से बच्चे क्या होता है, 1 दिन क्लास आते हैं, 2 दिन क्लास आते हैं, फिर क्लास को छोड़ देते हैं, फिर छुट्टी पे चले जाते हैं और कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं कि सर घर में शादी थी, घर में ये हो गया वो हो गया। मेरा मानना होता है कि आपका मतलब नियमित होना जरूरी होता है। अगर आप बहाना लगाते हो, रेगुलर नहीं रहते, तो आप कहीं ना कहीं असफल होते हो। मैं मेरे एग्जाम्पल बता देता हूँ, शॉर्ट्स में बताना कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मैं एक बार क्लास ले रहा था, 14 फरवरी 2018 का समय था और क्लास लेने में घुस रहा था, 9:15 बजे का टाइम था। और उसी दौरान मेरा छोटा भाई 9:08 पर मतलब एक्सपायर हो जाता है रोड एक्सीडेंट से। बट मेरी क्लास थी 9:15 बजे और मैं हमेशा वचनबद्ध था कि मैंने अपने जीवन में 22 साल के करियर में कभी क्लास को नहीं छोड़ा। क्लास लिए घर में कोई मरा है तो भी क्लास ली है और घर में अगर कोई शादी हुई है तो भी मैंने क्लास ली है। मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ी अपने इतिहास में। मतलब मेरे भाई के मरने के बाद भी मैं क्लास ले रहा था। उसी प्रकार 12 जून 2011 में मेरी जब शादी थी, उस दिन में मैं क्लास ले रहा था, मैं पढ़ा रहा था और ये कोई बहाने नहीं करा था। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक नया माहौल बना पड़ा है रील बनाने का। शादी है, शेरवानी में क्लास ली जा रही है, हल्दी की फोटो दिखाई जा रही है, ये दिखाया जा रहा है। मैंने आज तक क्लास ले रहा था तो ये नहीं दिखा रहा मैं कि भाई देखो मेरी शादी है, मैं क्लास ले रहा हूँ, देखो मैं शेरवानी में क्लास ले रहा हूँ। भाई शेरवानी 2 मिनट बाद भी पहन सकते हैं, हल्दी 2 मिनट बाद भी लगा सकते हैं। क्लास में दिखाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है उस हल्दी को या उस शेरवानी को। तो ये एक्चुअली दिखाने का तरीका रह गया और इसको देख कौन रहे हैं? अपन लोग, सारे अपन लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे पर रिहाना नाम की डांसर ने 74 करोड़ रुपए में गाना गाया। उसी वीडियो के नीचे लता मंगेशकर की छोटी सिस्टर कहती है कि हमारी दीदी को भी
ऐसे स्टेज शो करने पर $1 मिलियन ऑफर किए गए थे, बट हमारी दीदी जो है ना वो शादियों में गाना गाने के लिए नहीं बनी है। तो हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, तभी उनको भारत रत्न मिलता है। ऐसे नहीं कि हर कोई सिंगर बन जाएगा उसको भारत रत्न मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा सर। मतलब किसी को भी अवार्ड लेना है ना तो उसको उसके शालीनता में रहना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप बताइए कि एक शिक्षक होके अगर कोई रील बनाए और अपने घर की परिवार की ऊटपटांग हरकतें बच्चों को दिखाए तो ये तो कोई शोभनीय नहीं है, कहीं पर भी शोभनीय नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने पर्सनल कमरे तक रखो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ आप प्रोफेशनल कमरे तक रखो। मैं आपको बता दूं, हमारे परिवार में मेरा नंबर तो फिर भी 6ठे नंबर पे आता है। अब आप सोच लो कि जब मेरा नंबर 6ठे नंबर पे आता होगा तो हमारे परिवार में कितने टॉपर्स होंगे, हमारा परिवार किस लेवल का होगा। बट हमने सोशल मीडिया पर इस तरह की कभी हरकतें नहीं की। देखो मेरे मामा MLA हैं या मेरे छोटे भाई के ससुर जी सचिव है कर्मचारी चयन बोर्ड के, मैंने ऐसा कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ये चीजें नहीं डाली। आपने भी देखा होगा कि जैसे मैं आज गंगापुर सिटी आ रहा हूँ तो मैं ये नहीं कि बस एक पोस्ट डाली थी कि गंगापुर सिटी जा रहा हूँ, ये नहीं रील बना रहा हूँ बच्चों मैं आ रहा हूँ गंगापुर सिटी, आप आना फलाना। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। हम इस तरह के प्रचार कभी नहीं करते। मैं सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत चीजों से दूर रहता हूँ। आप सभी लोग जो भी सफल होना चाहते हैं ना, सबसे पहली चीज तो इस सोशल मीडिया का आप गलत यूज जो कर रहे हो इसे छोड़ना आपको पड़ेगा। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखना कि आप 24 घंटे से लगभग 2 या 3 घंटे 4 घंटे आप रील देखने में लगे रहते हो, आलतू फालतू रील देखने में लगे रहते हो। तो एक्चुअल में रील और रियल इन दोनों में दिन रात का फर्क होता है। दिन रात का मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलेटरी रखनी पड़ेगी और आपको नियमित तौर पर 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप सोचते हो वो पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है आपकी ईमानदारी। आपको अपने ऊपर ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। आपने कई बार देखा होगा कि मैं बेखौफ होकर किसी भी चीज को लेकर मैं बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदारी के साथ बात करता हूँ और कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोलता। तो एजुकेशन लाइन के अंतर्गत बच्चों को सफल होना है ना, तो आज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके सोशल मीडिया से दूरी रखना। आप सोशल मीडिया से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना आपके भविष्य के लिए सही रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा, आपकी सफलता के लिए सही रहेगा। अगर आपने सोशल मीडिया को अगर अपना बना लिया और बहुत टाइम रील में देखने में लगा दिए तो आपके लिए गलत रहेगा। मैं लाइब्रेरी के ऊपर ही बात करना चाहूंगा। लाइब्रेरी हमारी भी जयपुर में है, लेकिन मैंने एक अनुभव किया, हो सकता है आप लोग भी ऐसा करो। अब ये लाइब्रेरी शायद 24 आवर्स है, 24 घंटे लाइब्रेरी। तो मैंने एक चीज देखी, 2-3 बच्चों से बात की, मतलब भाई साहब तू रात को लाइब्रेरी में आता, दिन में क्यों नहीं आता? तो उसने कहा कि सर देखो सीधी बात है, यहाँ AC चलती है, 200 रुपए लगते हैं और 200 रुपए के हिसाब से मैं घर पे रहूंगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, तो AC में कम से कम 100 तो लूंगा पे। तो इस तरह के भी लोग मिलते हैं। तो इस तरह के लोग जीवन में सोते ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर बेईमानी छुपी पड़ी है। उनको पढ़ना नहीं है, उनको केवल AC में बैठना है, टाइम पास करना है और रात भर यहाँ बैठ के और सुबह निकल जाना है। घर वाले सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा रात को पढ़ रहा होगा या रात को मेहनत कर रहा होगा, उसको पता ही नहीं कि मेहनत पूरे सोने में कर रहा है। तो आपको इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि लंबी बात करने से मतलब नहीं है। आप ईमानदार रहिए, विश्वास के साथ पढ़िए और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए और आप अपना आइडल उन्हीं को बनाइए जो आपके भविष्य का निर्माण करे। ये नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखावा करे। बहुत से 99% लोगों को सोशल मीडिया की बहुत गलत जो लत लगी हुई है, इनसे आपको दूर रहना है। एक्चुअल में सोशल मीडिया की लत इसलिए लगी रहती है क्योंकि आप उसको देखते रहते हो। तो आप किसी भी एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मैं मेरा बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम टिपिकल नहीं होता सर, कोई भी एग्जाम टिपिकल नहीं होता। मैं जैसे CA की तैयारी कर रहा था, आपने देखा होगा कि इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें किताब खोलकर बैठने की परमिशन होती है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि किताब खोलकर बैठने के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में 8 पेपर में से 2 पेपर में किताब खोलकर बैठने की परमिशन होती है। इसका मतलब समझते हो कि फिर भी कोई बच्चा उस एग्जाम को पास नहीं कर पाता क्योंकि 100 में से केवल 2% लोग पास कर पाते हैं। जब मैं 2013 में CA में पास हुआ था, उस समय हमारी परसेंटेज थी ऑल इंडिया 2.08, मतलब कि लगभग 100 में से केवल 2 ही बच्चों को पास किया था CA बनने के लिए। तो जब हम इतने बड़े टिपिकल एग्जाम्स को पास करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि उस समय मोबाइल वगैरह नहीं जानते थे। मैं तो आज भी नहीं जानता सर, आज इतना बड़ा YouTube चैनल है हमारा, इतना बड़ा सोशल मीडिया चैनल है, तो भी मैं कई चीजें तो नहीं जानता कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है या वीडियो को कैसे टैग करना होगा, कुछ नहीं। आपने ये भी देखा होगा हमारे चैनल पर लगभग 130 मिलियन व्यूज है और हमारे चैनल पर कोई कॉपीराइट नहीं है।
यानी हमारे चैनल के तुम सारे वीडियो चुरा के कहीं डाल दोगे ना तो भी हम किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं देते। जनरली आपने देखा होगा कि किसी का चैनल अगर 1000 का भी बन जाता है ना, उस पर कॉपीराइट डालना शुरू कर देता है, जबकि हम किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं डालते, क्योंकि हमने जो चैनल बनाया है ना वो बच्चों के लिए बनाया है, बच्चों के हित में बनाया है। और बच्चा अगर उस वीडियो को चोरी करके पढ़ता है तो उसमें फायदा बच्चे को ही है। तो हम कॉपीराइट वगैरह कोई भी क्लेम आपको नहीं देते। तो आप सबको मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार हो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और किसी भी प्रकार की बेईमानी आप लोग ना करो। और सोशल मीडिया से हो सके उतना दूर हो। सोशल मीडिया आपका यही रहेगा, आप केवल पढ़ाई से संबंधित चीजों पर फोकस करो। जैसे आपने देखा होगा, मैं अभी मैं बताऊं, जैसे कि हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो नहीं कि भाई कैमरा लेके खड़ा है सामने कि सोशल मीडिया पर डालना होता है। हमारी टीम को स्ट्रिक्टली आदेश होता है कि इस तरह की हरकतें अपने को नहीं करनी। बस ठीक है, पोस्ट डाल दी, बता दिया कि आप गंगापुर सिटी गए थे, प्रोग्राम था, अच्छा था और बच्चों को सम्मानित करने के हिसाब से आए थे। और मैं अभी रास्ते में पूछ भी रहा था कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है। तो सर ने एक बात कही मेरे को कि सर यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन यहाँ पर रहता है। डिसिप्लिन का मतलब बच्चा रेगुलर आता है, रेगुलर पढ़ाई करता है, इसीलिए बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं। भाई मेरा फर्ज बनता था, मेरा पूछने का फर्ज था कि एक्चुअल में जब जिस लाइब्रेरी का हम जा रहे हैं उस लाइब्रेरी में बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, तो सिलेक्शन ले में लाइब्रेरी वाले का क्या योगदान है, कोई योगदान तो होना चाहिए। तो इनका सर इनका एक योगदान है, वो है डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन रहता है, बच्चा निरंतर आता है और पढ़ाई करता है, तब जाके सिलेक्शन लेते हैं। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी के साथ धन्यवाद सभी को, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे को, जो कि राजस्थान के बहुत ही विद्वान और शिक्षाविद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया और अभी सर जो है वो स्वयं का सिस्टम चला रहे हैं। और सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए सर ने मात्र 99 रुपीज़ में कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखे हैं कि एक गरीब परिवार का जो बच्चा है ना, वो कभी जीवन में भी इस वजह से नहीं रहे नौकरी लगने से कि उसके पास में पैसा नहीं था। और सर के पास में बहुत सारी डिग्रियां भी है।